गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता कोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए प्रीवियस पोल साइंस का 4th पेपर पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन, सिद्धांत एवं व्यवहार। पिछले वीडियो में मैंने संगठन की संरचना में लाइन और स्टाफ के बारे में पढ़ाना प्रारंभ किया था। उसमें मैंने लाइन और स्टाफ का अंतर तथा लाइन अभिकरण के बारे में बताया था। आज का जो मेरा ये वीडियो है वह स्टाफ अभिकरण के बारे में है। स्टाफ अभिकरण अलग प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका पहला कार्य होता है परामर्श देना और समन्वयन या तालमेल करना। इस दृष्टि से स्टाफ को मुख्य कार्यपालिका का विस्तार ही मानना चाहिए। वह उन कार्यों को करता है जिन्हें यदि समय होता है तो स्वयं मुख्य कार्यपालक ही करता है। वे योजना तैयार करने में सहायता देते हैं, निर्देशों को सुधारते हैं तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों में समन्वयन करते हैं। इन सब कार्यों को वे मुख्य कार्यपालक के नाम पर ही करते हैं। स्टाफ का जो दूसरा कार्य है वह तकनीकी जानकारी एवं सूचना देना होता है। परिचालन शोध समूह को तकनीकी स्टाफ कहा जाता है। स्टाफ कर्मचारियों का अंतिम कार्य वित्त संबंधी है। वे मुख्य कार्यपालिका को ही नहीं अपितु संगठन के सभी कर्मचारियों को वित्तीय मामलों में सहायता देते हैं। स्टाफ अभिकरण का मुख्य उद्देश्य अधीन सूत्र तथा स्टाफ मंडलों को उन विशेषीकृत कामों से मुक्त करना है जिन्हें एक केंद्र से अधिक कुशलतापूर्वक संपादित किया जा सकता है। अंग्रेजी के शब्द स्टाफ का अर्थ होता है सहारा देने वाली छड़ी। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति छड़ी का सहारा लेकर चलता है, उसी प्रकार एक संगठन में सूत्र अभिकरण स्टाफ अभिकरण का सहारा लेकर संगठन को चलाते हैं। स्टाफ अभिकरण का प्रमुख कार्य गृह प्रबंधन संबंधी अथवा प्रबंधन संबंधी होता है। स्टाफ प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करके, योजना तैयार करके तथा संप्रेषण, परामर्श और सुझावों के द्वारा सूत्र की सहायता करता है। प्रोफेसर वाइट ने कहा है, स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला एक अभिकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती है। हेनरी फ्योल ने स्टाफ अभिकरण की अपरिहार्यता को जिन शब्दों में वर्णित किया है वह इस प्रकार हैं। बड़े बड़े उद्यमों के प्रमुख अधिकारी कितने ही योग्य और कर्मठ क्यों न हो, वे अकेले ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें विवश होकर लोगों के एक समूह का सहयोग लेना पड़ता है जिसके पास शक्ति, क्षमता और समय होता है और जिसका प्रमुख अधिकारी के पास अभाव होता है। व्यक्तियों का यह समूह प्रबंध मंडल का स्टाफ कहलाता है। वह प्रबंधक का सहायक अथवा एक प्रकार से उसके व्यक्तित्व का प्रसार होता है। यह प्रबंधक को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करता है। बड़े उद्यमों में स्टाफ का पृथक अस्तित्व होता है और उद्यम का महत्व बढ़ने के साथ साथ उसका महत्व भी बढ़ता जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टाफ अभिकरणों के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं। यद्यपि स्टाफ तथा सहायक अभिकरण सूत्र की सहायता करते हैं, किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। स्टाफ का परिचालन संबंधी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उसका काम शोध तथा परामर्श के ढंग का होता है। सहायक अभिकरण के क्रियान्वयन संबंधी उत्तरदायित्व भी होते हैं। उसे संपर्क स्थापित करना, खरीदना,
भर्ती करना, लेखा करना आदि कार्य भी करने पड़ते हैं। दूसरा, सहायक अभिकरण का मुख्य कार्य सूत्र अभिकरण को बनाए रखना है। उसे सूत्र अभिकरण के सुधार अथवा पुनर्संगठन से प्रयोजन से होता है। इसके विपरीत स्टाफ का क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत होता है। गुलिक ने इसे पोस्ट कार्ब क्रियाओं की संख्या प्रदान की गई है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि उनका निर्णय अंतिम नहीं होता है। जो पिफनर है, लोक प्रशासन के विचारक, उन्होंने स्टाफ के जो कार्य बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, परामर्श, मंत्रणा तथा कार्य संबंधी शिक्षण। दूसरा, तालमेल या समन्वयन करना। सहायक अभिकरण केवल योजनाओं के माध्यम से ही नहीं अपितु मानवीय संपर्क के द्वारा भी समन्वयन करते हैं। उदाहरण के लिए, संगठन के प्रत्येक स्तर पर विरोधियों को अपने पक्ष में तैयार करना इत्यादि। तीसरा, तथ्यों का पता लगाना तथा तथ्य संबंधी शोध करना। चौथा, योजना बनाना। पांचवा, दूसरे संगठनों तथा व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना जिससे यह पता चलता रहे कि अन्यत्र क्या हो रहा है। छठा, सूत्रों की सत्ता का अतिक्रमण किए बिना उसे सहायता प्रदान करना। सातवां, कभी कभी सूत्र संचालन द्वारा प्रदत्त सत्ता का प्रयोग करना। स्टाफ का जो अंतिम उद्देश्य है वह उत्पादन तथा उत्पादन पद्धति में सुधार करना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टाफ मुख्य कार्यपालक को उसके विभिन्न कार्यकलापों में सहायता देने हेतु आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः स्टाफ के कर्मचारियों को अत्यधिक मेधावी होना चाहिए। उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वह संपूर्ण प्रशासन के संदर्भ में समस्याओं का मूल्यांकन कर सके। उन्हें कट्टर आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाना चाहिए जिन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना आता हो। उनमें दूसरों को प्रभावित करने की प्रतिभा होना आवश्यक है। अपने विचारों को स्पष्ट एवं तर्क संगत ढंग से व्यक्त करने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। सूत्र कर्मचारियों की तुलना में उन्हें अपने को अधिक श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे स्टाफ के कार्य। अब हम बात करेंगे स्टाफ और लाइन के संबंधों में जो विरोध और गतिरोध उत्पन्न होता है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, स्टाफ तथा लाइन की जो इकाइयां हैं वो किसी भी संगठन के दो महत्वपूर्ण बाजू होते हैं जो एक ही साथ उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का कार्य करते हैं। उस संगठन की सफलता, सार्थकता एवं कुशलता बहुत कुछ इन दोनों इकाइयों के सुचारू संचालन पर निर्भर करती है। दोनों के कार्य परस्पर इतने संबंधित और आश्रित होते हैं कि एक की निष्क्रियता का दूसरे पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इतना होने पर भी प्राय ये देखा जाता है कि इन दोनों अभिकरणों के कर्मचारियों के बीच उतना सहयोग तथा सद्भाव नहीं पाया जाता जितना पाया जाना चाहिए। स्टाफ तथा लाइन संगठनों के बीच अनेक कारणों से असंतोष, अशांति, संघर्ष एवं मनमुटाव पैदा हो जाते हैं। स्टाफ के कर्मचारियों की प्रगति का पथ लंबा होने के कारण उनमें निराशा तथा असंतोष की भावनाएं पैदा हो जाती है। वे समझते हैं कि वे उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते जिस पर वे पहुंचना चाहते हैं। अन्य तथ्य भी संघर्ष कोई वृद्धि में सहायक होते हैं। इसमें कुछ मुख्य तथ्य हैं जिसमें पहला है उम्र का अंतर। स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारियों की तुलना में प्राय कम उम्र के होते हैं, अतः उनमें अशांति की मात्रा अधिक होने के कारण स्थिरता नहीं रह पाती। यदि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ी चढ़ी होती है तो वे भौतिक संपन्नता, व्यावसायिक स्तर तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुस्थापित नहीं हो पाते। यदि वे चाहें तो अन्य कहीं भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास शक्ति और पर्याप्त शेष आयु होती है। इसी कारण स्टाफ के सदस्य अधिक अस्थायी एवं चलते फिरते होते हैं।
उम्र के अंतरों के कारण स्टाफ तथा लाइन के बीच संघर्ष में अधिक वृद्धि होती है। स्टाफ का अधिकारी लाइन अधिकारी से अपने कार्य को स्वीकृत कराना चाहता है, किंतु उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ उम्र का विरोध पैदा हो जाता है। अधिक उम्र वाले लाइन अधिकारी यह पसंद नहीं करते कि उनके कम उम्र वाले स्टाफ अधिकारी उनको निर्देश दे और वे उसको स्वीकार करें। दूसरा है स्तरों का पद सोपान। संगठन में स्तरों का पद सोपान अथवा उसके औपचारिक ढांचे के कारण स्टाफ के महत्वाकांक्षी अधिकारियों को निराशा हाथ लगती है। स्टाफ संगठनों में शक्ति के स्तर 3 या 4 ही होते हैं, जबकि लाइन संगठनों में इनकी संख्या 5 से 10 तक होती है। इसका परिणाम यह होता है कि स्टाफ कर्मचारियों की उन्नति के अवसर बहुत कम हो जाते हैं, वे ऊपर नहीं चढ़ सकते। एक महत्वाकांक्षी स्टाफ अधिकारी ऐसी स्थिति में अपनी सत्ता के क्षेत्र को तभी बढ़ा सकता है जब वह अपने अधीनस्थ सेवी वर्ग की संख्या में वृद्धि कर ले। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि स्टाफ कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है। लाइन की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। स्टाफ के कर्मचारियों में एक प्रवृत्ति विकसित होती है कि वे लाइन संगठन में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सत्ता का स्थान अधिक है तथा सत्ता की मात्रा अधिक है, वहाँ सम्मान अधिक मिलता है और साथ ही आमदनी भी अधिक होती है। इस प्रवृत्ति के भी संघर्ष में वृद्धि हो जाती है। तीसरा जो मनमुटाव का कारण है वह है विभिन्न सामाजिक स्तर व समूह। लाइन तथा स्टाफ कर्मचारी प्राय विभिन्न सामाजिक स्तर समूह के होते हैं। दोनों के बीच विरोध की भावनाओं को उकसाने में ये भिन्नताएं पर्याप्त महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए स्टाफ के सदस्यों की शिक्षा का स्तर लाइन के सदस्यों की तुलना में ऊंचा होता है। इस अंतर के प्रति स्टाफ के सदस्यों के दिल में रहने वाली जागरूकता उनमें उच्चता की भावना पैदा कर देती है, किंतु लाइन अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर उच्चता की भावना से पीड़ित होते हैं। स्टाफ के सदस्य अपनी वस्तु तथा अन्य साज श्रृंगार अधिक ध्यान रखते हैं, जबकि लाइन अधिकारी प्राय इन विषयों की ओर ध्यान नहीं देते। उत्पादन में के कार्य में रत इन कर्मचारियों के कपड़े गंदे रहते हैं, धूल तथा तेल में बिगड़े कपड़ों की तरह के साथ लगे रहते हैं। स्टाफ अधिकारी लिखने तथा बातचीत में अच्छी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। वे नाइट क्लब एवं पार्टीज आदि में भाग लेते हैं। इसके कारण भी इन दोनों वर्गों में असमानताएं बढ़ जाती है। स्टाफ के कर्मचारियों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है तथा वे लाइन संगठन के अधिकारियों की कभी भी उनके बराबर का मान लेना पसंद नहीं करते। चौथा है स्टाफ कर्मचारियों का विशेष व्यवहार। अनेक लाइन अधिकारियों के अनुसार स्टाफ के अधिकारी प्रबंध का एक भाग बनकर कार्य नहीं करते तथा वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लाइन अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना चाहते। वे प्राय इस रूप में व्यवहार करते हैं जिससे वे अपने आप को उच्च प्रबंध का एजेंट सिद्ध कर सकें। लाइन अधिकारी उत्पादन की अपनी शक्ति को अत्यंत पवित्र मानता है और ये पसंद नहीं करता कि इतने दिनों तक लाइन संगठन में कार्य करने के बाद उसे किसी ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में की आवश्यकता है जो नवागंतुक है तथा अनुभवहीन हो। दूसरी ओर स्टाफ अधिकारी अपने कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। इस कारण से दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला जो गतिरोध है वह है पदोन्नति की समस्या। स्टाफ के कर्मचारी संगठन में प्रवेश तभी पाते हैं जब लाइन संगठन के उच्च अधिकारी उन्हें स्वीकार कर ले। इस तथ्य का स्टाफ कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्टाफ का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि यदि वह उच्च पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपना रिकॉर्ड बनाना होगा और लाइन संगठन के उच्च अधिकारी पर योग्यता का प्रभाव डालना होगा। उनकी औपचारिक समस्याओं को बिना उनके कहे समझने की योग्यता प्रदर्शित करनी होगी। एक प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे लाइन की मांगों के साथ समझौता करना पड़ेगा। साथ ही अपने स्टाफ के सदस्यों की शिकायतों तथा उपालंब सुनने होंगे।
कि उसने अपना स्वाभिमान खो दिया है। यदि वह लाइन संगठन में चला गया तो स्टाफ के साथी उसके शत्रुवत व्यवहार करेंगे। लाइन अधिकारियों को खुश करने के लिए स्टाफ अधिकारी मुख्य रूप से 3 प्रकार के कदम उठा सकते हैं। प्रथम, स्टाफ के नियमों का पालन करके। दूसरा, नई तकनीकें प्रारंभ करके। तीसरा, स्टाफ के शोध तथा प्रयोग पर धन व्यय करके। अब हम बात करेंगे इन दोनों के मध्य जो संघर्ष है उसको कम कैसे किया जाए, कौन से उपाय हैं। उसमें पहला जो सुझाव है वह है एक पृथक निकाय बना दिया जाए जो स्टाफ तथा लाइन की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करे। दूसरा, स्टाफ संगठन में पदोन्नति एवं पुरस्कार के स्तरों को बढ़ा दिया जाए, साथ ही सेवी वर्ग की संख्या में भी वृद्धि की जाए। तीसरा, स्टाफ सेवी वर्ग को जहाँ तक हो सके समान वेतन दिया जाए, उन्हें अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाए तथा लाइन प्रक्रियाओं तथा कर्मचारियों पर उनका अधिकार हो। चौथा, स्टाफ संगठन के कर्मचारियों को लाइन संगठनों में नियुक्त करने से पूर्व उन्हें निरीक्षण का थोड़ा बहुत अनुभव करा दिया जाना चाहिए। पांचवा, संगठन के दोनों ही प्रकारों के दिलों में स्थित एक दूसरे के प्रति शंका एवं विरोध के भावों को उच्च प्रबंधक द्वारा मिटाया जाना चाहिए। कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा देते समय विद्यार्थी को व्यवहारिक जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान करना चाहिए ताकि व्यवसाय में आने पर उन्हें अनेक कल्पनाओं के सहारे ही अपना व्यवहार निर्धारित ना करे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पिछले 2 वीडियो से अपन लाइन और स्टाफ की बात कर रहे हैं। आज मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और समझे और नोट्स बनाए। नोट्स बनाने से ये आप ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। धन्यवाद।